ब्रेन फैक्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान। दोस्तों, ज्यादा नहीं, अगर आप लोग आज से सिर्फ 8 से 10 साल भी पीछे चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि उस दौर में अमेरिका का पूरी दुनिया पर जो असर हुआ करता था और उसकी ताकत का जो खौफ हुआ करता था वो इतना ज्यादा था। अमेरिका का कोई भी स्टेटमेंट पत्थर की लकीर माना जाता था। अगर अमेरिका ने किसी भी मुल्क से कुछ करने को कह दिया तो उस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ यस ही कहना है। अगर किसी से कह दिया कि इस जंग में चलना है तो वो मुल्क जंग में जाएगा। अगर किसी से कुछ ना करने को कहा तो जाहिर है वो मुल्क हर हाल में वो काम नहीं करेगा। और जहां तक मामला मुखालफत मतलब कि अमेरिका से दुश्मनी का था तो अमेरिका को अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में बहुत मुश्किल से ही जाना पड़ता था, वरना उसकी धमकी ही काफी हुआ करती थी। जिसको भी धमकी दे दिया करता था वो मुल्क तो डरता ही था, मगर दुनिया के बाकी ममालिक भी अब उस धमकी दिए हुए मुल्क से दोस्ती रखने में या कारोबार वगैरह करने में 100 बार सोचा करते थे। उनको डर था कि कहीं अमेरिका इस वजह से उन पर भी एक्शन न लेने लग जाए। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने लगातार हमारी पूरी दुनिया पर अकेले राज किया है। बीच में सोवियत यूनियन वगैरह जैसी कुछ ताकतें अगर कंपटीशन देने के लिए आई भी तो जाहिर है उनका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। बाकी दुनिया के कुछ अलग अलग हुक्मरानों ने अगर अमेरिका से दुश्मनी ली और उसकी मुखालफत की तो उनका हाल क्या हुआ ये भी हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मगर हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आज से सिर्फ 8-10 साल पहले तक किसी ने भी दुनिया में सोचा नहीं था कि यही अमेरिका आने वाले दिनों में मतलब 2021, 22 और 23 के दौर में इतना ज्यादा कमजोर, बेअसर और लाचार हो जाएगा कि न सिर्फ उसके अपने एलाइज ही उससे आंखें फेर लेंगे और उसके अहकामात को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, बल्कि दुनिया का एक छोटा सा ग्रुप न सिर्फ उसकी धमकियों और वार्निंग्स को इग्नोर करेगा बल्कि उल्टा अमेरिका को ही धमकियां देना शुरू कर देगा और उसको जंग के लिए उकसाएगा कि हाँ, अगर जंग करनी है तो आओ, हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यमन में मौजूद हौथीस की, कि जिनका असली नाम अंसारुल्लाह है और जो ऑलरेडी अमेरिका और उसके पूरे ग्रुप को ये धमकी दे चुके हैं कि ऐसी बेवकूफाना हरकत करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि अगर तुम लोग आओगे तो हम लोग रेड सी को ही तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। यानी कि हौसियों ने इसराइल और फलस्तीन की इस जंग में फलस्तीन का साथ देने के लिए अभी तक क्या क्या किया है और उसका क्या क्या असर हुआ है, ये चीज तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन बातों को ना दोहराते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक की बात करूंगा। हम सभी जानते हैं कि जब इन लोगों ने रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक किया और इसराइल का हद से ज्यादा नुकसान होना शुरू हुआ तो अमेरिका की तरफ से फौरन ऐलान किया गया कि हम 10 ममालिक का एक कोalition ग्रुप मतलब एक टास्क फोर्स बनाएंगे। ये दरअसल 10 ताकतवर ममालिक की एक नेवी होगी कि जो न सिर्फ हौसियों का मुकाबला करेगी और उन पर हमला करेगी बल्कि इस पूरे रास्ते को भी महफूज बनाएगी। अमेरिका की तरफ से किए गए इस बड़े ऐलान को आज एक लंबा वक्त गुजर चुका है, तब से लेकर अब तक लगातार दुनिया भर के मीडिया में खूब शोर तो मच रहा है, मगर फील्ड पर अमेरिका की तरफ से कोई भी काम अमल में नहीं लाया गया। बल्कि अमेरिका ने बाद में ये भी ऐलान किया कि अब 10 के बजाय 20 ममालिक इसकी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। इन 10 ममालिक में जो नए शामिल हो रहे हैं उनमें से 8 ममालिक ने अपना नाम खुफिया रखने का फैसला किया है और जो 2 नए ममालिक शामिल हुए हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस शामिल है। खुफिया रखने का फैसला इसलिए किया गया है कि अगर हौसियों को पता चल गया तो हौसी उनसे डायरेक्ट दुश्मनी कर लेंगे और ये मुल्क इतने ताकतवर नहीं है कि हौसियों का मुकाबला कर सकें, इसलिए उन्होंने अपना नाम खुफिया रखने का फैसला किया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर क्यों अमेरिका का ये सारा मामला ठंडा हो गया है? दरअसल दोस्तों, अमेरिका की तरफ इस ग्रुप में जिन 10 ममालिक को शामिल कर दिया गया है उनमें से ज्यादातर तो ऐसे मुल्क हैं कि जो कागजी तौर पर तो इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं मगर वो किसी भी हाल में इसराइल और अमेरिका के लिए किसी जंग में नहीं उतरना चाहते। अब ये क्यों नहीं लड़ना चाहते, इसके पीछे भी हर मुल्क की अपनी अपनी वजह है। पहले कैटेगरी के तो वो मुल्क हैं जो दरअसल यूक्रेन जंग में अमेरिका का खुलकर साथ देने की वजह से ऑलरेडी इस हालत में बचे ही नहीं है कि वो दोबारा एक और जंग को झेल सकें, जैसा कि ब्रिटेन या फिर फ्रांस वगैरह। जबकि दूसरी कैटेगरी के वो मुल्क हैं कि जिनको वैसे तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर क्योंकि उनको अमेरिका पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं है या फिर वो समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से बिला वजह ही अपने मुल्क के लोगों को मुसीबत में डालना और अपने आप को लेकर एक लंबी जंग में कूद जाना सिवाय बेवकूफी के कुछ नहीं होगी। और इस तरह के मुल्क हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन वगैरह। और वैसे भी स्पेन तो ऑलरेडी इस बार इसराइल और फलस्तीन के पूरे मामले में फलस्तीन की तरफ शुरू से ही ज्यादा झुका हुआ नजर आया है। यही वजह है कि पहले तो इन दोनों ममालिक का नाम टास्क फोर्स वाले ग्रुप में शामिल था मगर बाद में एक एक करके इन दोनों ही ममालिक ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके अलावा ये सारे ममालिक ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हौथीस के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये नहीं होगा कि ये कोई ऑपरेशन है जो कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि हौसी
हुथीज एक बड़ी ताकत हैं कि जिनका यमन के एक बड़े इलाके पर कंट्रोल है, एक ऐसे इलाके पर कंट्रोल जो कि लोकेशन के लिहाज से दुनिया की बहुत ज्यादा अहम जगह मानी जाती है। जाहिर है अहम जगह है, तभी तो ये लोग इस वक्त पूरी दुनिया में खबरों में आ चुके हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास हजारों लाखों लोगों की फौज है और जदीद तरीन हथियार और खतरनाक हथियार है। इस पर रशिया और ईरान की सपोर्ट भी हासिल है। तो कुल मिलाकर हौसियों के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये निकलता है कि अपने मुल्क को और अपने ही मुल्क के लोगों को कई महीनों तक के लिए एक बड़ी जंग में डाल देना, और वो भी किसी अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि इसराइल और अमेरिका जैसी दूसरी ताकतों की वजह से। इन ममालिक ने मदद के नाम पर अमेरिका के लिए कितने फौजी भेजे हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जितने भी मुल्क अमेरिका के दबाव पर शामिल हो रहे हैं ये उनमें से किसी को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 11 फौजी भेज रहा है, सिर्फ नाम लिखवा रहे अपना कि हम शामिल हुए हैं, लेकिन दर हकीकत वो शामिल नहीं हुआ, और सिर्फ 11 फौजी, और कोई वारशिप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की मदद के लिए नहीं भेज रहा। और आप ये जानकर हंसेंगे कि दी नीदरलैंड सिर्फ 2 फौजी भेज रहा है। जी हाँ, सिर्फ 2, और कोई वारशिप, कोई एयरक्राफ्ट, कोई और मदद नहीं भेज रहा, सिर्फ 2 फौजी भेज रहा है। और यही हाल नॉर्वे का भी है जो कि सिर्फ 10 फौजी भेज रहा है। फ्रांस वारशिप जरूर भेज रहा है लेकिन वो अमेरिका के अंडर काम नहीं करेगा। सिर्फ बर्तानिया एक ऐसा मुल्क है जो कि पूरी तरह से अमेरिका के साथ शामिल है और वारशिप भेज रहा है और अमेरिका के अंडर काम भी कर रहा है, और दूसरे ममालिक को भी साथ मिलने का कह रहा है। लेकिन दर हकीकत अक्सरियत ममालिक इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि उनके नजदीक ये एक बेफायदा जंग है, एक ऐसी जंग है जिसको अमेरिका चाहे तो आज ही खत्म कर सकता है। हौसियों का सिर्फ एक मुतालबा मानकर कि गजा के ऊपर हमले बंद कर दिए जाएं, और अमेरिका इसराइल को अगर एक दफा कह दे कि हमले नहीं करने तो इसराइल हमले नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ये करने के बजाय उल्टा दूसरे ममालिक को इस जंग में शामिल करना चाह रहा है, और दूसरे ममालिक अमेरिका के इस हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो काम जो सिर्फ अमेरिका एक छोटे से ऑर्डर से कर सकता है, मुज़ाकरात की मेज पर कर सकता है, उसके लिए 20 ममालिक की फौज को बीच में क्यों घसीट रहा है। यही वो चीजें हैं जो इन बाकी सारे ममालिक को कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि अमेरिका तो ऑलरेडी हौथी से पिछले कई सालों से जंग लड़ता रहा है। दरअसल सऊदी अरेबिया और यूएई से पिछले कई सालों से हौथी से जो जंग चल रही है वो इनडायरेक्टली अमेरिका की मदद से ही थी। इन सारी ताकतों की तरफ से अरबों डॉलर खर्च किए गए, लाखों लोगों की जान गई और न जाने क्या क्या करना पड़ा, मगर इसके बावजूद भी हौथीस का शायद ये लोग कुछ खास ना बिगाड़ सके। और बची खुची कसर उस वक्त पूरी हुई जब हौथियों ने एक और चाल चले। इन लोगों ने रेड सी के जिस इलाके में पिछले कई दिनों से इसराइल जाने वाले दुनिया के हर जहाज को बैन कर रखा है, जिसकी वजह से वेस्टर्न जहाजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी रेड सी के इलाके में रशिया को बिल्कुल फ्री कर दिया। और इस बात को खूब मीडिया पर प्रमोट भी किया गया कि देखो रशिया बिल्कुल फ्री है, रशिया को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया और इसके जहाज हर तरफ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इस पूरे मैटर को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया नैरेटिव तैयार होने लगा। लोग बातें करने लगे कि देखो एक बार फिर से अमेरिका और उसकी टीम की हार हो गई, और यहाँ पर भी सिर्फ रशिया और उसके सपोर्टर चाइना की जीत हो गई। इन्हीं तमाम चीजों का नतीजा है कि अब शायद अमेरिका के भी तेवर बदल गए हैं। अमेरिका की तरफ से अभी एक लेटेस्ट बयान में ये कहा गया है कि हम लोग हौथीस पर अटैक नहीं करेंगे, हमारा तो अटैक का इरादा ही नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। मतलब हम इस इलाके में अपनी फौज तो लेकर जाएंगे, मगर सिर्फ उन जहाजों की ही हिफाजत करेंगे कि जिन पर अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं कि अब अमेरिका हौसियों से जंग में उलझने के बजाय लैंड रूट पर फोकस कर रहा है। मतलब अब कुछ इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि जितने भी कारोबार हैं यानी कि बिजनेस से जुड़े हुए जहाज उस रेड सी के इलाके से हौसियों की वजह से नहीं गुजर रहे, उन सबको अब जमीनी रास्ते से बाईपास किया जाएगा। आसान अल्फाज में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि इस एशिया के इलाके से अब वो चाहे किसी भी मुल्क का जहाज हो, उसको अगर वेस्ट की तरफ जाना है तो वो सबसे पहले दुबई पहुंचेगा। दुबई में फिर उसका सारा सामान उतार कर ट्रक में लोड कर दिया जाएगा, ट्रक या फिर इस तरह के दूसरे बड़े व्हीकल्स में, और फिर वो रोड के जरिए से यूएई से सऊदी अरेबिया में इंटर होगा और पूरे सऊदी अरेबिया को क्रॉस करते हुए जॉर्डन पहुंचेगा। जॉर्डन से इसराइल में इंटर होगा और इसराइल का सामान होगा तो इसराइल ही में रुक जाएगा, और अगर वो किसी यूरोपियन कंट्री का सामान होगा तो फिर वो बाइफा पोर्ट के जरिए से एक बार फिर से बहरी जहाजों पर लोड किया जाएगा और बहरी जहाज उस यूरोपियन मुल्क में पहुंचा देंगे जहां पर वो जाना चाहता होगा। वैसे तो इस जमीनी रास्ते का इस्तेमाल करना भी रेड सी के मुकाबले में ना सिर्फ महंगा पड़ेगा बल्कि ज्यादा टाइम लेगा और ज्यादा एनर्जी लेगा, मगर हाँ इस लंबे रास्ते से तो फिर भी कई गुना कम होगा कि जो आजकल इन सारे जहाजों को मजबूरी में अपनाना पड़ रहा है, और वो रास्ता वही है कि जिसमें पूरे अफ्रीका को पार करके जाना होता है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं अमेरिका इस पूरे मामले का अपनी तरफ से क्या हल निकालते हैं। क्या वो
सच में हौसियों के ऊपर अटैक करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो कौन कौन से मुल्क उसका साथ देंगे और किस तरह से देंगे, ये सारी चीजें आइंदा आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी।